प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है एडवोकेट पीडिया कास्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है फयाज खालिद और आज के जो गेस्ट हैं मेरे साथ वो हैं एडवोकेट मोहम्मद अराफात अहमद। सर यस, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। थैंक यू। सर एक आपका अपना एक्सपीरियंस जो रहा है लिटिगेशन में, उसी से रिलेटेड जो ट्रेंडिंग इश्यूज़ हैं, आज हम उन्हीं सब चीज़ों पे बात करेंगे और वन बाय वन लेकर चलेंगे। जो भी इश्यूज़ हम लोग फेस करते हैं एज एडवोकेट, हमारे पास जो क्वेरीज आती हैं और किस तरह से इसको टैकल किया जाता है, हम उन सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए ताकि ऑडियंस को पता चले। मैं एडवोकेट अरफ़ात अहमद। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 16 साल का है। मैं बाई बाई क्वालिफ़िकेशन बीटेक हूँ। फिर मैंने एमबीए किया, उसके बाद लॉ करके मैं अभी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आज यहाँ खालिद भाई के साथ हूँ। डिस्कस करते हैं कुछ टॉपिक्स पे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सर सोशल मीडिया का ज़माना है और आप बहुत एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, अच्छा। लोग आपसे कनेक्टेड हैं। तो जहाँ तक मैं डिटेक्ट कर पाता हूँ कि एक जो बहुत कॉमन इश्यूज़ चल रहा है, फॉल प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज बहुत और उसके कॉमन है। बुनियाद पे एक फ़िज़िकल रिलेशन डेवलप कर लेना। तो इस चीज़ पे आज हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है और किस तरह से इसका लीगल एंगल कैसे बन जाता है? खालिद भाई देखिए, आज का जो दौर है इसमें बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। जिस 4-5 मेजर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आज के यूथ हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसको यूज़ कर रहे हैं, जिसके बहुत ड्रॉबैक्स भी हैं और फ़ायदे भी हैं। तो वहाँ पे अक्सर हो ऐसा रहा है, इस ज़माने में बहुत ईज़ी है आपस में कनेक्ट होना। तो लड़के लड़कियाँ ऑब्वियसली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, वो एक दूसरे से बातें करते हैं, मिलते हैं और फिर इन सब चीज़ों से बातें आगे बढ़ती है, दोस्ती से बढ़ के स्टार्टिंग में दोस्ती होती है, फिर वो चीज़ें आगे निकलती हैं, लोग मिलते हैं, डेट पे जाते हैं। और आज का यूथ, स्पेशली यूथ जो कॉलेज गोइंग यूथ है या जो जो अभी रिसेंटली जिन्होंने जो कॉलेज पास आउट मीन्स, वो मैं लेके चलता हूँ एक मतलब एक ब्रैकेट ले लेते हैं 20 से 28 साल तक के जो यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं। उसके बाद वो होता क्या है, उसमें रिलेशनशिप बन जाते हैं क्योंकि चीज़ें आज दौर बदल चुका है, चीज़ें बहुत आसानी से अवेलेबल हैं। लोगों को जो मिलना मिलाना बहुत ईजी है और जब ये चीज़ें होती हैं दोनों को अच्छा लगता है, दोनों एक साथ रहते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं और ये केसेस हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आज के डेट में। मेरे पास क्या, सबके पास ही आ रहे हैं। उसमें होता क्या है, वो लोग फिर किसी बात पे भाई नहीं बनी, ब्रेकअप हो गया और ब्रेकअप होने के बाद मोस्टली लड़कियां, हमारा नया बीएनएस में एक्शन आया है 69 जो फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज को प्रिवेंट करता है, उसको लेके बहुत सीरियस चार्जेस हैं। बहुत ज़्यादा उसमें मतलब इम्प्रिजमेंट है 10 साल तक का। उसको लड़कियां, कुछ लड़कियां मिसयूज भी कर रही हैं और कुछ जेन्युइन केसेस भी हैं और उसको लेके वो फिर आगे लीगल प्रोसीडिंग करते हैं। और जिन्होंने अनजाने जाने अनजाने में जिस लड़के ने ऐसा किया है और फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज किया है या मैरिज की प्रॉमिस करी और फिर शादी नहीं करी और सेक्सुअल रिलेशनशिप उनके साथ बनाया है, वो बहुत ज़्यादा ट्रबल में आ जाता है। इसके नाम पे बहुत ज़्यादा एक्सटॉर्शन शुरू हो गया है। लड़कों में बहुत ज़्यादा जो बॉयज़ हैं, जो एक्चुअल में फॉल्स केसेस जिनके ऊपर लग रहे हैं, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, कुछ गलत कदम उठा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये लॉ ख़राब है, ये लॉ बहुत अच्छा है लड़कियों की सेफ्टी के लिए, क्योंकि बहुत सारे लड़के भी ऐसे हैं जो इस जो लड़कियों का मिसयूज़ करते हैं, उनको फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज करते हैं, उसके बाद उनके साथ रिलेशनशिप में आते हैं। बट ये इसके ऑलवेज कॉइन्स हैव अ टू साइड, सो उसके दोनों साइड हैं, ख़राब भी हैं अच्छे भी हैं। तो मैं यही यूथ से कहना चाहूँगा कि अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और किसी क्योंकि ये कॉमन, सोशल मीडिया इज़ अ कॉमन प्लेटफॉर्म जहाँ से ये केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो आप उसको बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल करें। अगर आप कुछ ऐसा डिसीजन लेते हैं या आप रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हैं, तो उसको आप देख लें कि वो आपके लिए या लड़के या लड़की दोनों के लिए ऐसे स्टेज पे ना जाए जिसमें आपकी बेइज्जती हो, आपके परिवार की बेइज्जती हो और आपको ऐसा मेंटल ट्रॉमा या फिर लीगल ट्रबल्स झेलना पड़े। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगा आज के यूथ से कि सोशल मीडिया को बहुत बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल करें।
इसी में जो एक मामला ये आता है कि जब आपस में एक कम्युनिकेशन डेवलप होता है और आगे फिर वो एक लव अफेयर में बदल जाता है, और यहाँ पे चलो एक फ़ॉल्स प्रॉमिस हो या कुछ भी हो, किसी बहाने वो फिज़िकल रिलेशन डेवलप कर लेते हैं। बाद में पता चलता है कि दोनों ही माइनर थे या एक माइनर था, कोई हाँ। एक बंदा माइनर पार्टनर माइनर है। इस केस में क्या होता है? ये केस तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है और उससे भी ज़्यादा, क्योंकि आजकल सबके पास सोशल मीडिया का एक्सेस है, मोबाइल का एक्सेस है। जिसके पास नहीं था, जो छोटे बच्चे किड्स थे, उनके पास भी आ गया कोरोना के बाद से। ये ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे उनके पेरेंट्स ने भी उनको टैबलेट्स और आईफोन या फ़ोन दे दिया। हुआ क्या इससे कि ये बाई चांस ये जो बच्चे हैं, जो माइनर्स हैं, जो 18 साल से कम हैं, वो लोग भी आ गए। और उनसे जब जो भी यूथ, क्योंकि इंस्टाग्राम है, लोग एक दूसरे को देखते हैं, उनकी फैंसी लाइफ स्टाइल देखते हैं, क्योंकि कि क्या पार्टीज और गाड़ियों के फोन एक्स वाई जेड जो भी फैंसी लाइफ स्टाइल, तो अ, आपस में जनरली लोगों की एज तो पता चलती नहीं है उसमें, और लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं। कोई लड़का किसी लड़की का रिलेशनशिप में आ गया, फिर जब चीज़ें आगे बढ़ती हैं, वही रिलेशन बना या घूमना फिरना जो भी हुआ, और बाद में पता चलता है कि वो लड़की तो माइनर थी। उसके घर वाले कंप्लेन करते हैं, और जब कंप्लेन करते हैं तो वन ऑफ द सीरियस चार्जेस, जिससे मैं सबको हमेशा अवेयर करता हूँ कि उस चार्ज से आप जितना बच सके उतना बचें, पॉक्सो लगता है। और जिस भी लड़के के ऊपर पॉक्सो लग गया, या जिस परिवार पे या किसी बच्चे पे या किसी भी यूथ पे पॉक्सो के चार्जेस लग गए, तो वो उसकी, मैं तो ये मानता हूँ कि उसकी उसके परिवार की लाइफ ऑलमोस्ट खराब हो जाती है। क्योंकि जी। उससे निकल पाना, उससे आपको बेल दिलवाना, उससे उस चार्जेस से बाहर आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इवन एक बहुत बड़े एडवोकेट या लॉयर के लिए भी आपको निकाल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब भी ये चीज़ें ये आप नो डाउट आप सोशल मीडिया चलाएं, हर, मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ, आप सोशल मीडिया पे रहें, उसके बहुत बेनिफिट्स भी हैं। बट उसके इन सब जो मेजर ड्रॉबैक्स है, जो आपको लीगल ट्रबल में लेकर जाता है, और ये बहुत कॉमन है, बहुत बहुत ही सीरियस चार्जेस हैं, उससे हमेशा अवेयर रहें। तो या तो आप ऐसे रिलेशनशिप में आए नहीं, या अगर आए तो फिर अपने रिस्क पे आए और देख लें कि आपके और आपके परिवार की ज़िंदगी पूरी तरह तरीके से बर्बाद हो सकती है। जी, सो सर इसमें एक प्रिवेंटिव मेजर्स की अगर हम बात करते हैं कि आजकल के जो यूथ कनेक्टेड होते हैं, तो क्या ज़रूरी है कि सोशल मीडिया के थ्रू ही लाइफ पार्टनर चूज़ किया जाए? और नहीं, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, बिल्कुल ऐसा ज़रूरी नहीं है। लाइफ़ देखो, जनरली लोग अभी क्या है ना, कल्चर ऐसा है कि लोग लाइफ़ पार्टनर की तलाश ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा। मतलब अभी आप, क्योंकि लोगों को बस पार्टीज़ करना है, घूमना है, क्योंकि एक दूसरे की लाइफ़ को लोग, क्योंकि हर आदमी वही चीज़ें सोशल मीडिया पे फ्लॉन्ट करता है ज़्यादा, जो जो उसके साथ अच्छा होता है। तो जी। लोग उसको, उसकी इन सब चीज़ों को देख के इम्प्रेस होते हैं और फिर रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो हुँ। आप मतलब ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे पार्टनर तो ना ही तलाश करें। आप सोशल मीडिया को सोशल मीडिया की तरह ही यूज़ करें, जैसे लोग यूज़ करते हैं। उस पे आप अगर पार्टनर ढूँढेंगे तो 90% केसेज़ या चांसेस हैं, या हमारे पास या और बहुत सारे एडवोकेट्स के पास 90% केसेज़ ऐसे आ रहे हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू ही इन सब चीज़ों से में आगे गए हैं, और फिर उनको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस झेल फेस करने पड़े हैं, झेलने पड़े हैं। और कितने मैं यूथ को जानता हूँ जो आज भी जेल में हैं, और 10-10 5-5 साल से हैं, उनकी ज़िंदगी तबाह हो गई और वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। बैंकिंग से रिलेटेड कि जब आपका एक अकाउंट है वो अचानक से फ्रीज़ हो जाता है, साइबर क्राइम से फ़ोन कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं। पता चलता है किसी ने कंप्लेंट डाल दिया है या रॉन्गफुल ट्रांज़ैक्शंस हुए, इल्लीगल ट्रांज़ैक्शंस हुए हैं। इस तरह के क्या मामले होते हैं और इसकी क्या लीगल रेमेडी क्या होती है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल मुझसे पूछा है, क्योंकि हम अगर हम क्योंकि ये आईटी का ज़माना है, एडवांस है, लोग अभी सोशल मीडिया पे हम बातें कर रहे थे, वो भी यूथ से ही जुड़ा है, और लोग सफ़र कर रहे हैं। और ये बैंकिंग से रिलेटेड जो फ्रॉड्स हैं, जो साइबर के फ्रॉड हैं, वो भी आज के डेट में बहुत कॉमन फ्रॉड्स हैं। और आजकल हो क्या रहा है, क्योंकि लोगों में बेरोज़गारी है, मतलब ये एक क्या कहते हैं, बिटर ट्रुथ है हमारे देश का, कि लोगों के पास जॉब नहीं है, करने को नहीं है। तो इसका फ़ायदा स्कैमर्स उठाते हैं। वो क्या करते हैं, वो गाँव में या जॉबलेस लोगों को, या जिनको पैसे की ज़रूरत है, उनको लालच देते हैं, और उनके बैंक अकाउंट को रेंट पे ले लेते हैं। रेंट पे ले, क्योंकि ये बहुत कॉमन है बैंकिंग रेंट फ्रॉड आज की डेट में। आपसे वो बोलेंगे कि आपको मैं 30,000 रुपये, 20,000 रुपये या फिर परसेंटेज दूंगा, और आप अपना बैंक अकाउंट, अपने बैंक अकाउंट की डिटेल
सिम कार्ड सब उनको हैंड ओवर कर दीजिए। लोगों को लगता है ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, मुझे घर बैठे-बैठे 20, 30, 40 हज़ार रुपए मिल जाता है, मिल जाएगा और मैं अपनी नॉर्मल उन्होंने 2 अकाउंट खुलवा लिए, 3 अकाउंट खुलवा लिए, अपनी फैमिली के खुलवा दिए और स्कैमर को रेंट पे दे दिया। और जैसे वो रेंट पे देते हैं, आपको कुछ खबर नहीं होगी क्योंकि ईमेल एड्रेस उनका होगा, फ़ोन उनका होगा, फ़ोन क्योंकि ऑब्वियसली सिम आपकी उनके पास होगी, तो आपको पता नहीं चलेगा उसमें क्या ट्रांज़ैक्शन हो रहा है। तो पता चलता है वो लाखों करोड़ों का ट्रांज़ैक्शन कर देते हैं महीने भर में, क्योंकि आजकल बेटिंग के नाम पे स्कैम, क्रिप्टो करेंसी के नाम पे स्कैम, म्यूचुअल फंड के नाम पे स्कैम, शेयर मार्केट के नाम पे स्कैम, और ये सारे पैसे आपके ही अकाउंट में आएंगे और वो आपको तो 20-30 हज़ार रुपए दे के चले जाएंगे। फिर सारी लाइबिलिटीज, फिर पता चलता है 6 महीने बाद, 4 महीने बाद साइबर पुलिस ने आपको नोटिस भेजी है। फिर आपको फिर उन साइबर के चक्कर काटने शुरू होंगे, क्योंकि आप तो दिल्ली में बैठे हो, मुंबई में बैठे हो और आपका केस कभी आंध्रा में हो रहा है, कभी राजस्थान में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है। फिर आप चक्कर काटेंगे और उसके भी बहुत सारा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज है, क्योंकि वो पैसे फिर अल्टीमेटली क्रिप्टो करेंसी या यूजिटी के थ्रू बाहर चले जाते हैं और उसमें फिर आपके मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट भी लग जाते हैं, और वो लगने के साथ ही साथ आप देशद्रोह में भी शामिल हो जाते हैं। तो एक जी। आपकी छोटी सी गलती जो आपको सिर्फ एक अकाउंट रेंट करके करी थी, वो आपको बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज में बहुत आगे तक लेकर जाती है। और ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो आज की डेट में हो रही है और लोग इसके बहुत ज़्यादा शिकार बन रहे हैं। तो आप इससे भी दूर रहें। और क्योंकि ये ज़्यादातर आपसे जो स्कैमर है वो कांटेक्ट भी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू ही करते हैं। फिर आपसे बातचीत करेंगे, दोस्ती बनाएंगे और फिर आपको इस जाल में फंसा लेंगे। तो अपना बैंक अकाउंट रेंट पे देने से पहले, या आपको ऐसा कोई आदमी मिलता है कि वो बोलता है कुछ नहीं होगा, बस बैंक अकाउंट रेंट दे दो। अभी मैं रिसेंट की बात बताता हूँ, कुछ दिन पहले की बात है। एक कपल था, उनका केस था मेरे पास। तो उन्होंने क्या करा, अपना बैंक अकाउंट किसी अपने जानने वाले को रेंट पे दे दिया और उनको कुछ भी आइडिया नहीं था कि उस पे क्या होने वाला है। उनको उसने कुछ सम ऑफ मनी दिया कि हाँ ये सम ऑफ मनी है, आपको मिलेगा, और उन्होंने अपना बैंक करंट अकाउंट उनको दे दिया। उसके बाद उन्होंने क्या करा, 1 महीने में उसके अकाउंट में ऑलमोस्ट 180 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हो गया। जी। वन इट्स अ मैसिव अमाउंट, और वो पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, उनको कोई भी आइडिया नहीं था। फिर उनको पुलिस, साइबर पुलिस की नोटिस आई। फिर वो जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये एक बहुत बड़े स्कैम का हिस्सा था, और ये दोनों जाने अनजाने में उस स्कैम का हिस्सा बन गए। जी। इनको बहुत लीगल ट्रबल्स हुई, इनको बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हुई, इनके सारे बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए। इनको पुलिस वालों ने उठाया, इनको इनको समाज में, अपने सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुँ। झेलनी पड़ी। और वो दे आर वेरी वेल एजुकेटेड पर्सन, सोसाइटी में उनकी मतलब अच्छी रेपुटेशन थी। सब कुछ 1 मिनट में खराब हो गया। तो ये बैंक रेंट अकाउंट का स्कैम, ये सब बहुत ही सीरियस चार्जेस हैं और बहुत ही सीरियस इश्यूज हैं। इनसे जितना हो सके दूर रहें और इस चीज़ में बिल्कुल भी नहीं पड़े। सर, तो इसमें एक लीगल रेमेडी की अगर बात करें, अगर किसी का अकाउंट फ्रीज़ हो जाता है, तो इसको कैसे फिर अनफ्रीज़ किया जाता है? देखिए, अगर एक बार साइबर सेल ने या साइबर पुलिस ने आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया, तो उनके कुछ लेयर्स होती हैं, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर्स। उस लेयर्स के वो आपको नोटिस भेजते हैं। अगर वो 7 लेयर से ऊपर है तो वो तो फ्रीज नहीं करते, सिर्फ आपका अकाउंट, उस अमाउंट को वो होल्ड करते हैं या हुँ। लीन लगाते हैं। बट अगर 7 से ऊपर है, 7 से 2, 3, 4, 5 है, तो फिर आप उनको जो भी अपने आपके, क्योंकि आप उसमें डायरेक्टली शामिल नहीं है, ये बैंक हुँ। उनको ही पता होता है, साइबर। तो आप उनको अपने प्रूफ्स दें कि ये पैसे मेरे नहीं थे, यहाँ से आए। और आप हुँ। कोशिश करें साइबर सेल से कांटेक्ट करें, पहले एक एडवोकेट से बात करें। एडवोकेट से बोलें वो बैंक और साइबर पुलिस से कोऑर्डिनेट करें, उनको उनसे बात करें, आप उनको अपने प्रूफ्स दो। अगर वो उस प्रूफ को लेकर आप अकाउंट खोलते हैं तो फिर ठीक है, अगर नहीं खोलते तो फिर आप कोर्ट का सहारा ले सकते जी। हो। और अगर आप पहली और दूसरी लेयर में हो तो इसका मतलब यू आर द वन हु इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, और डायरेक्टली आप इसमें शामिल हैं इस स्कैम में। तो उसमें बचना भी मुश्किल है, जी। और अकाउंट तो खुलना आई थिंक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ओके। तो जो ये इस तरह के मामले होते हैं, इसमें बेटर अप्रोच क्या होता है? यार, बेटर अप्रोच तो क्राइम, कोई भी क्राइम होता है तो सबसे बेटर अप्रोच है कि आप उससे प्रिकॉशन, और सबसे इम्पोर्टेंट है प्रिकॉशन। तो आप जितना प्रिकॉशन रखोगे, जितना आप अवेयर रहोगे, आप उसमें शामिल होने, क्योंकि जब भी ये सब चीज़ें होने वाली होंगी तो आपको पहले ही इजी मनी, कभी ऐसा अगर आपको कोई ऑफर करता है
या सोशल मीडिया पे कि आपको घर बैठे पैसे मिलेंगे, या आपको मैं आप 1,000 दो, मैं आपको 5,000 दूँगा, तो ऑब्वियसली वो एक हिंट है कि ये स्कैम है। तो आप इन चीज़ों से दूर रहें। ओके। इसका प्रिकॉशन नहीं है कि आप उसको डायरेक्टली मना कर दो कि नहीं भाई मुझे अपना अकाउंट रेंट पे नहीं देना है, मुझे ईज़ी मनी नहीं चाहिए। और क्योंकि आप एक बार दे दोगे, हो सके आपको 1-2 महीना अच्छा लगे, फ्री के पैसे आएँ, बट उसके उसके कॉन्सिक्वेंसेज़, और ऐसा नहीं है कि वो अकाउंट आपने बंद कर दिया तो आप बच जाओगे। 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद जब इन्वेस्टिगेशन होगी, तब आपको फँसना है। और ये बात तय है कि अगर आपने अकाउंट रेंट पे दिया या अकाउंट को इल्लीगल एक्टिविटीज़ में यूज़ किया अपने बैंक अकाउंट को, तो आप 100% ट्रबल में हो। ठीक है, तो इसी टाइप से जो ट्रेंडिंग है, एक नशे से रिलेटेड एनडीपीएस एक्ट का जो मामला है, हाँ, इसमें भी बहुत सारी क्वेरीज आती है बहुत। और बहुत सारे मामले हैं जिसमें इनोसेंट बच्चे भी फंस जाते हैं। तो थोड़ा इसके बारे में बताइए। अच्छा, ये भी आप हम अच्छा है आज यूथ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जी। ये भी बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि आजकल जैसे लोग बोलते हैं जॉइंट फूँक लिया, या गांजा, या आप उसको कैनबीज व्हाट्सएवर आप कोई भी नाम उसको दे दें, ठीक है, ये सब एक नशा है। तो सबसे पहले तो मैं सारे यूथ से यही बोलूँगा कि वो इन किसी भी तरीके के नशे से दूर रहें, ठीक है। फिर भी आजकल हो क्या रहा है, ये कॉलेज गोइंग स्टूडेंट और ये इन लोगों को लगता है कि मैंने एक जॉइंट फूंक लिया, बिकॉज जॉइंट फूकना, ये जॉइंट बनाना, ये अभी ना इनको मतलब ऐसा यूथ में है मैसेज कि वो बहुत कूल दिखने के लिए जॉइंट फूकते हैं। और होता क्या है, उनको ऐसा लग रहा है कि अगर हमने एक जॉइंट फूंक लिया तो उससे कुछ भी नहीं होगा, अच्छा। या हमने एक थोड़े से 1 ग्राम गांजा रख लिया या ले लिया तो मेरा कुछ नहीं होगा, बिकॉज हम तो पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं। बट ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। अगर आपके पास छोटी सी भी क्वांटिटी में कोई भी एनडीपीएस ड्रग्स, जो जो बैंड ड्रग्स हैं, और क्योंकि मोस्ट कॉमनली गांजा मिलता है, क्योंकि अभी दिल्ली में हर मतलब हर गली, हर पान की दुकान, हर सिगरेट की दुकान पे गांजा बहुत इजीली अच्छा। अवेलेबल है। आप राह चलते भी लोगों को पीते देख लेंगे। तो अभी क्या है, उन लोगों को लगता है कि एक जॉइंट से क्या होगा। अगर आपने एक जॉइंट ही पी लिया, व्हाट्स एवर द क्वांटिटी, 1 ग्राम है या 10 ग्राम है या 500 ग्राम है, आपको एनडीपीएस के सीरियस चार्जेस सेक्शन 20 में, जिसमें 1 साल तक की जेल और 10 साल तक का जुर्माना होगा। और उसमें कोई भी अ, वो नहीं है। अभी तो शायद सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर भी है जिसमें एंटीसिपेटरी बेल भी नहीं मिलेगी एनडीपीएस कि अगर आप कोई भी एनडीपीएस का केस आपके ऊपर लगता है तो। और यूथ में क्या मिसकंसेप्शन है, लेट्स से मैं और आप हैं, और मैं आजकल होता है, बहुत कॉमन है कि हम कहीं कार से जा रहे हैं और आप ड्रिंक कर रहे हैं, या मैं ड्रिंक कर रहा हूँ, या मैं गांजा फूक रहा हूँ, या एक्स वाई जेड कोई फूक रहा है, और आपको लगता है मैं तो नशा करता नहीं हूँ, मैं तो जी। चुपचाप बैठा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं होगा। बट अगर पुलिस ने चेक करा गाड़ी आपकी, या पुलिस ने आपको पकड़ा, किसी को भी पकड़ते हैं, और गाड़ी में या आपके आसपास गांजा या शराब पाई गई, तो दोनों पे ऊपर इक्वल लाइबिलिटीज बनती है। ओके। दोनों को सेम चार्जेस लगेंगे, दोनों को सेम चार्जेस में जेल जाना पड़ेगा। तो इसलिए या तो आप नशा करें ही नहीं, और फिलहाल कोई आपका दोस्त नशा करता है और आप नशा नहीं करते हैं, तो आप उससे बहुत दूर रहें। वो नशा करे, आप उसको बाय बोलिए और आप जाइए। आप साथ में हैं, आप कैब से जाइए, आप ओला करिए, उबर करिए, या बाइक करिए, उसके साथ गाड़ी में मत ट्रैवल करिए। क्योंकि आपको लग रहा होगा ये बहुत इम्प्रैक्टिकल बातें हैं, बट जब आप कभी फंसेंगे या कभी ऐसा कुछ होता है, तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खराब होते हैं, बहुत बुरे होते हैं। जो शायद आप अगर यूथ हैं तो आपसे मतलब अगर आप कोर्ट प्रोसीडिंग्स और जेल के चक्कर देखोगे तो शायद आपसे झेला भी नहीं जाएगा ये सब चीज़ें। कई बार हम देखते हैं कि नॉर्मली हमारे ही सर्कल में बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पीने खाने के शौकीन हैं, और कई बार उनके साथ चले गए, हालांकि अगर हम नहीं पीते खाते लेकिन वो पीता है तो पी लेने दो, इस तरह के भी सर्कल में बैठना होता है। और कई बार ऐसे जब पब्लिक प्लेस में जहाँ प्रोहिबिटेड है, ऐसे एरिया में अगर उनके साथ भी बैठे हैं तो क्या है, इस पे क्या कॉन्सिक्वेंस है? सेम जो चार्जेस पीने वाले पे रहेंगे, लगेंगे, वही सेम चार्जेस जो उसके साथ बैठा है, चाहे वो पी रहा है, चाहे वो जॉइंट फूंक रहा है या नहीं फूंक रहा है। अगर वो सिर्फ वहाँ पे बैठा भी हुआ है और वहाँ पे खड़ा है, वो उनके साथ है, उनके गाड़ी में है, उनके रूम में है, या आप कहीं पब्लिक प्लेस में बैठे हैं, तो सब पे सेम चार्जेस। इस हिसाब से तो ऐसे लोगों से दूर ही रहना पड़ेगा। ऐसे लोगों से ही दूर रहना पड़ेगा, और मैं तो बोलता हूँ नशे से भी दूर रहें जी, तो ज़्यादा जी, जी, बेटर जी। है। तो नहीं, कई बार अगर हम नशे से दूर हैं लेकिन चूँकि सर्कल ऐसा होता है कि अवॉइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे एक लीगल कॉन्सिक्वेंस इस तरह का अराइज़ है जैसा आप सर ने बताया इस बारे में। तो यही है जो एक इश्यूज़ आजकल के ट्रेंडिंग हैं जिसमें लीगल एंगल बन जाता है और लोग इम्प्लिकेट हो जाते हैं इन सब चीज़ों में। तो एक लास्ट मैसेज जो आप एक यूथ को देना चाहें?
देखिए यूथ को मैसेज मैं देना चाहूँगा कि यार मतलब ये ऑब्वियसली सब लोग बोलते हैं कि सबसे पहले तो सोशल मीडिया अगर आप यूज़ कर रहे हो तो सोशल मीडिया को बहुत ही केयरफुली यूज़ करो। किसी भी तरीके के स्कैम में नहीं पड़ो, किसी भी तरीके का स्कैम नहीं करो, किसी भी तरीके के ईज़ी मनी में नहीं जाओ। अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो रिलेशनशिप में जा रहे हो तो उसको इस तरीके से, अगर आप मतलब इफ़ यू आर अ बॉय तो आप लड़की की किसी तरीके से ज़िंदगी ख़राब नहीं करो, उससे झूठे वादे नहीं करो, उसको उसको यूज़ नहीं करो। और इफ़ यू आर अ गर्ल तो आप लड़कों को अननेसेसरी ब्लैकमेल नहीं करो। ये दोनों के लिए मैसेज है मेरा, एक से एक के लिए नहीं है। उसको ब्लैकमेल नहीं करो, उसके ऊपर झूठे केस नहीं लगाओ। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ ब्रेकअप हो गए आपके, कुछ चीज़ें बात नहीं बनी, सारे रिलेशनशिप शादी तक नहीं पहुंचते हैं, ये एक फैक्ट है। तो आप उसको इस तरीके से ना लेकर जाओ कि दोनों की फैमिलीज को परेशानी हो और दोनों ही उनको परेशानी हो। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है कि आप नशे वाली बात हम कर रहे थे, तो मेरा तो सारे यूथ से, सबसे इवन यूथ क्या, यंग जनरेशन से भी और जो हमारे सीनियर जनरेशन भी, उनसे भी यही कहना चाहूँगा कि नशा एक बहुत ख़राब चीज़ है जो आपको फाइनेंशियली भी और मेंटली दोनों तरीके से ही नुकसान देती है, तो उससे दूर रहें। बस यही मैसेज है यूथ के साथ का। चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने के लिए और एक जनरल अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। उम्मीद करते हैं किसी नए टॉपिक के साथ एक न्यू पॉडकास्ट में आ पाएँ। सर, थैंक आपका बहुत बहुत थैंक शुक्रिया। यू सो मच, थैंक यू।